प्रिय विद्यार्थियों, आज इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित देव द्वारा रचित कवित्त। तो सबसे पहले हम कवित्त की बात करते हैं। कवित्त एक वार्णिक छंद है। उसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें या फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। सामान्यतः चरण का जो अंतिम वर्ण है वो गुरु होता है। अब बात करते हैं हम देव द्वारा रचित इस कवित्त की। इस कवित्त में बसंत को बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। बसंत का मानवीकरण किया गया है। बसंत रूपी बालक पेड़ों के नए नए पत्तों के पलने पर झूलता है और तरह तरह के फूल उसके शरीर पर ढीले ढाले वस्त्रों के रूप में सजे हुए हैं। हवा उसे झुलाती है तो मोर और तोते उससे बातें करते हैं। कोयल उससे बहलाती है। कमल की कली रूपी नायिका उसकी नजर उतारती है। कामदेव के बालक बसंत को सुबह सवेरे गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। आइए अब हम इसकी व्याख्या का अध्ययन करते हैं। दार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी वे। दार, दार का अर्थ है डाली या टहनी। द्रुम, द्रुम का अर्थ है पेड़। पलना, पलना का अर्थ है बच्चों का झूला। बिछोना, नीचे बिछाने का वस्त्र। नव, नए। पल्लव, पत्ते। सुमन का अर्थ है फूल। झिंगुला, झिंगुला का अर्थ है ढीला ढाला वस्त्र जो बच्चों को पहनाया जाता है, जिसको हम झवला कहते हैं। तन, शरीर। छवि, छवि, छवि का अर्थ है शोभा। भारी, बहुत। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। देव कहते हैं कि बसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पत्तों के पलने रूपी बिछोने पर झूलने लगा है। फूलों का बना ढीला ढाला झबला उसके शरीर पर बहुत ज्यादा शोभा दे रहा है। बसंत के आते ही पेड़ पौधे नए नए पत्तों और फूलों से सज धज कर शोभा देने लगे हैं। जब बसंत आती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल छा जाते हैं। इस प्रकार से बसंत आने पर चारों ओर का वातावरण बहुत ही रंगीनियत का हो जाता है। पवन झुलावे के कीर बतरावे, देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पवन का तात्पर्य है हवा। झुलावा का तात्पर्य है झुला रही है। केकी मोर, कीर तोता, बत्रा में बातें करती हैं। कोयल, कोकिल, कोकिलो क्या कहा है? कोयल। हलावे, हिलाती हैं। हुलसावे, खुश करती हैं। तारी, तारियां बजा बजा करके। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि देव कहते हैं मोर और तोते अपनी अपनी आवाजों में बसंत रूपी बालक से बातें करते हैं। कोयल उसके पलने को झुला रही है। जब वह बसंत रूपी बालक के पलने को झुलाती है तो वह तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। आइए आगे देखते हैं। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली कमल रूपी नायिका। लतान लता। सारी साड़ी। पराग, ये आप परागण देख रहे हैं जो कि
फूलों पर आया होता है। पुरित पराग सो उतारे करे राई नोन। जो कमल रूपी नायिका है उसने सिर पर लता रूपी साड़ी ओढ़ रखी है। नायिका कौन है? कमल की कली। कमल की कली ने अपने सिर पर जो लता है उसकी साड़ी ओढ़ रखी है और वह जो बसंत रूपी बालक है उसकी नजर उतार रही है। बालक बसंत को बुरी नजर से बचाने के लिए वह वैसा ही टोटका कर रही है जैसा कि सामान्यतः हमारे घर पर हमारी माताएं या हमारी दादी नानी या कोई बुजुर्ग महिला करती है। जब भी किसी बच्चे को नज़र लग जाती है, जो राई है और नमक है उसके ऊपर से घुमा करके आग में डालने का एक टोटका किया जाता है। जो कंजकली है, जो कमल की कली है, वह भी इसी प्रकार का एक टोटका कर रही है। अगली पंक्ति देखिए, मदन महिप जू को बालक बसंत ताही। जो बालक बसंत है वह कामदेव महाराज का पुत्र है। प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। जो गुलाब की कलियां हैं वो उसको सुबह सुबह जगा रही हैं। कैसे जगा रही हैं? जब गुलाब की कली खिलती है तो गुलाब की कली के खिलने से पहले एक चटक की आवाज आती है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो गुलाब की कलियां उसको जगाने के लिए चुटकियां बजा रही हो, एक चटक की आवाज आ रही हो। अब बात करते हैं हम काव्य सौंदर्य की। भाव सौंदर्य। ऋतुराज बसंत को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया गया है। बात करते हैं शिल्प सौंदर्य की। इस पद्यांश में जो यह कविता है उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। यदि हम अलंकारों की बात करें तो मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है। पूरे पद में जो प्रकृति है वह मनुष्य जैसी क्रियाएं करती हुई प्रतीत होती है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ। बात करते हैं हम रस की। इसमें वात्सल्य रस है, क्योंकि जो कमल रूपी नायिका है वह बालक के साथ एक मातृत्व का व्यवहार करती है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हुआ? वात्सल्य रस। वह माता की तरह अपना कर्तव्य निभाती है। गुण माधुर्य गुण है। जहाँ पर वात्सल्य रस होता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। अब हम बात करते हैं बिंब की। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे सामने किस प्रकार का दृश्य पैदा होता है? जब हम यह कविता पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने बसंत का चित्र उभरता है। हमारी आंखों के सामने खिलते हुए गुलाब, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कली चटक रही हो। पराग के कण, लता और कंजकली, कमल की कली। अब बात करते हैं छंद की। यह छंदबद्ध कविता है। कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? कवि छंद का प्रयोग किया गया है। कवि छंद के बारे में मैं इसके प्रारंभ में ही बता चुका हूँ। कवि छंद क्या है? एक वार्णिक छंद है। उसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा बड़ी ही सहज सरल और प्रभावमय है। बात कर रहे थे हम अलंकारों की। यदि हम बात करें अलंकारों की तो इसमें अनुप्रास अलंकार की बात आई थी। हुलावै हुलसावै, सिर सारी, मदन महीप, केकी कीर, बालक बसंत। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार की बात करें तो मदन महीप जू को बालक बसंता ही, इसमें रूपक अलंकार है। भाषा बहुत ही सहज सरल और प्रभावमय है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जल्दी मिलते हैं नए उपविषय के साथ। धन्यवाद।